हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कटारा है और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सेकेंड ईयर डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 है और जिसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि 1985 में आया था और उसके रूल्स अमेंडमेंट हुए थे। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का 6 चैप्टर है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। The drugs obtained from plants have much more value than the other naturally obtained drugs। जो आपके नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जो वो आपको मोस्टली प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं और उनको नेचुरली बनाया जाता है, ठीक है। ड्रग्स लाइक कोका, हेम्प एंड ओपियम आर वैल्यूएबल एंड ऑल्सो नोन टू मैनकाइंड बट दीज ड्रग्स एडिक्टिव। जो हमें प्लांट से औषधियाँ मिलती हैं या फिर जो कह लो आप एडिक्टिव ड्रग्स जो मिलते हैं वो हमें कौन कौन से मिलते हैं। कोका मिलता है, हेम्प मिलता है एंड ओपियम, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम। ये सारे ड्रग अगर हम एज अ मेडिसिनल यूज़ करें तो हमें कम रेट पर मिलते हैं और वैसे भी बहुत इनको प्रोडक्शन होता है। वेरियस ड्रग्स फॉर एग्जांपल LSD, heroin, brown sugar, smack, etc. are included in the list of addictive drugs। जो ड्रग्स आपकी नॉन मेडिसिनल ड्रग होती हैं, ठीक है, जो सिर्फ आपके नशा करने के लिए जो यूज़ की जाती है, वो कौन कौन सी ड्रग हैं। LSD है, हीरोइन है, ब्राउन शुगर एंड स्मैक है। इनको एडिक्टिव ड्रग्स का नाम दिया गया है। और जो हमारी मेडिसिनल ड्रग हैं वो कौन सी हैं। कोका, हेम्प एंड ओपियम। तो इसी के साथ हम जो मेन ऑब्जेक्टिव है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का वो पढ़ेंगे। जो हमारे नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको इंडिया के अंदर किस तरीके से कंट्रोल किया गया, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। टू आइदर कंबाइन और मॉडिफाई द लॉज एसोसिएटेड टू नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक टू मेक स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉर देम एंड कंट्रोल। जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक के लिए जो लॉ बनाए गए हैं उनको हम इसमें पढ़ते हैं। These provisions are also used to confiscate the property either obtained or used in exploitation of narcotic drug and psychotropic substances। जो हम नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए जो भी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, हम जो भी धन है या फिर जो ज़मीन है उसको उगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। The Supreme Court stated about the objective of this act that the activities of the underworld, addiction of these drugs in large number of people, especially in adolescent and student of both sex। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टेटेड दिया है कि हमारा जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग जो है उसको एज आ एडिक्शन यूज़ करते हैं। एडिक्शन का मतलब गलत रूप से यूज़ किया जाता है, एज आ नशे के लिए जो यूज़ करते हैं। मोस्टली जो इसका यूज़ करते हैं वो एडोलसेंस एज वाले बच्चे करते हैं, जैसे कि हमारा जो 15 से 20 साल के जो होते हैं वो इनकी लत में लग जाते हैं, जो कि बहुत उनकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है और एक इलीगल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे पढ़ेंगे जो डेफिनेशंस आपके इस चैप्टर में हैं उनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जो मेन डेफिनेशन हमने इसमें ली गई हैं। फर्स्ट है एडिक्ट। इट इज़ अ पर्सन एडिक्टेड टू एनी नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। एडिक्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि आपके जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उसको एज आ गलत रूप से यूज़ करे, उसका एज आ नशे के रूप में यूज़ करें। सेकंड है बोर्ड। आपका जो बोर्ड है जिससे ये रूल बनाए गए हैं वो कौन सा है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज एक्ट 1963। इसके अकॉर्डिंग इसका एक बोर्ड बनाया गया है जिसके थ्रू ये अपने रूल्स को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कैनाबिस। कैनाबिस एक्चुअली में जो होता है आपका उसे भांग कहते हैं, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं भांग के, चरस और गांजा। जो चरस होता है वो उसका रेजिन पार्ट होता है, उसे निचोड़ के जो निकालते हैं वो चरस रहता है। और जो उसके
फ्लावर्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनसे जो बनाया जाता है वो आपका गांजा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोको डेरिवेटिव। कोको डेरिवेटिव आपका एक आपका जो कोकेन बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे आप कोको बोलते हैं उससे ही आपको एक कोकेन ड्रग मिलती है, और कोकेन आपकी एक क्रूड ड्रग होती है। तो इसको एक कोका प्लांट होता है, उससे की जो पत्तियां होता है उनसे वो निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव्स एंड इग्नोनाइन एंड कोकेन एंड बेंजाइल इग्नोनिन। ये इसके कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं जिससे हमें प्लांट से मिलते हैं। अब कोका लीव्स, जो कोका लीव्स होती हैं उससे हमें क्या मिलता है, कोकेन मिलता है, इग्नोनिन मिलता है। कोको लीफ एक्सेप्ट द वन फ्रॉम विच इग्नोनिन। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ऑल कोका डेरिवेटिव्स मेडिसिनल कैनाबिस ओपियम डेरिवेटिव्स एंड पॉपी स्ट्रॉ कंसनट्रेट। हमारे जो भी कोका डेरिवेटिव हैं हमारे मेडिसिनल कैनाबिस हैं, भांग है, ठीक है, या फिर जो ओपियम प्लांट है या फिर पॉपी स्ट्रॉ प्लांट हैं, उनको हम कंसनट्रेशन फॉर्म में लेते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग करते हैं उनकी। फिर उसके बाद में मेडिसिनल कैनाबिस इज मेडिसिनल हेम्प मीन्स एनी एक्सट्रैक्ट और टिंचर ऑफ कैनाबिस। अब हम उनका निचोड़ निकालते हैं, सारे प्लांटों का निचोड़ निकालते हैं। ओपियम मीन्स द बिस्कस जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। जो ओपियम का जूस होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, और उसका जो जूस है वो हमें उसके पॉपी से मिलता है। ओपियम पॉपी का मतलब होता है जो आपका ओपियम प्लांट है उसके जो पॉपी फ्लावर होते हैं उनको पॉपी कहा जाता है, उससे ही हमें मिलता है। ऑल प्रिपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन और कंटेनिंग एनी डाई एसिटाइल मॉर्फिन। जो हमारी जितनी भी प्रिपरेशन है मॉर्फिन की उसके अंदर हमें क्या पाया जाता है, 0.2% लेस देन डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिलता है, कंटेनिंग वो करता है। अब आता है नेक्स्ट ओपियम पॉपी, द प्लांट ऑफ पेपेवर सेपनीफेरम लिन स्पीसीज। जो हमारा ओपियम पॉपी है उसका एक स्पीसीज का नाम क्या है जिससे वो मिलता है, उसकी साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। ये इस स्पीसीज से रिलेट करता है। फिर उसके बाद आता है पॉपी स्ट्रॉ। पॉपी स्ट्रॉ आपका ओपियम पॉपी ही होता है। इट इज़ ऑल द हार्वेस्टेड पार्ट्स ऑफ द ओपियम पॉपी कट और क्रश्ड और पाउडर एंड वेदर और नॉट जूस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। आपको जो पॉपी स्ट्रॉ फ्लावर होता है उसे हम आपको ओपियम पॉपी प्लांट से मिलता है, जिसे आप क्रश करते हो, कट करते हो, फिर उसका पाउडर फॉर्म बनाते हो और उससे उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हो। प्रोडक्शन इज द सेपरेशन ऑफ ओपियम पॉपी स्ट्रॉ कोका लीव्स और कैनाबिस फ्रॉम द पार्ट्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। जब हम इनका प्रोडक्शन करते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूट्स हैं हमारे पास जो भी प्लांट है उनको सबको अलग अलग गैदरिंग करके हम उनको अलग अलग उनकी लीफ से और उनके फ्लावर से हम उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग इसकी है इलेक्ट ट्रैफिक कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। इस पॉइंट में हमें समझाया गया है जो आपका कोका प्लांट है उसको अगर आप इकट्ठा करते हो या फिर उसके पोर्शन को आप इकट्ठा करते हो तो उसके लिए आपको सरकार से अपनी गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होती है। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी और एनी कैनाबिस प्लांट, अगर आप ओपियम पॉपी लेते हो या कैनाबिस लेते हो, कोई भी प्लांट अगर आप अपने प्रोडक्शन के लिए उगाते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, जिसके लिए वो अपने एक लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आपको इन सारे प्लांट्स को प्रोडक्शन कर सकते हो। और जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी वो टाइम से अपना इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि अगर आप विदाउट इसके गवर्नमेंट परमिशन करते हो तो इसे एक इलीगल वे माना जाता है। तो कौन कौन सी अथॉरिटी एंड ऑफिसर होते हैं जो कि आपके नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सेल करने के लिए इनका क्या क्या दायित्व रहता है, कौन कौन इसे संभालता है। तो सबसे पहले आता है मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपके जो भी सिलेक्शन होता है जिन जिन लोगों का, वो इन काम को संभालते हैं। तो टू प्रिवेंट एज वेल एज टू कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को कौन कौन संभालता है और किस तरीके से संभालता है, ठीक है, किस तरीके से उसका बचाव करता है, उसके लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार रहती है। तो उनको 2 पॉइंट दिए गए हैं नीचे, द टास्क मैनेजमेंट बाय वेरियस ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। जो भी ऑफिसर्स इनके लिए सिलेक्ट होते हैं उनकी अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंदर काम करती है
और वो मैनेजमेंट को एक अच्छे तरीके से अपना रूप देती है। रिक्वायरमेंट एज़ पर द इंटरनेशनल कन्वेंशन, अगर आपको ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेशनल कन्वेंशन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी वो अपना दायित्व पूरा करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि हमारा जो इलीगल ड्रग जो माना जाता है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, तो उसे आप इधर से उधर फॉरेन कंट्री में ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बोथ कंट्रीज। सेकंड पॉइंट है ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, a narcotic commissioner and such other officers should also be appointed by the central government to carry out the functions of this act। जो आपके नारकोटिक कमिश्नर होते हैं वो आपके अपॉइंटेड किसके द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो अपॉइंटेड किए जाते हैं। जो भी ऑफिसर्स या कमिश्नर होते हैं इसके रिगार्डिंग उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हायर करती है और उनके फंक्शंस को उन्हें बताती है। These officers should work under the guidance and supervision of the central government। और ये ऑफिसर्स होते हैं जो आपके कमिश्नर्स होते हैं वो आपके हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही गाइडेंस में ही काम करते हैं। थर्ड है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी। एक कमेटी जो आपकी बताई गई है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के, जो कि आपके हर जो एक्ट होता है और एक्ट के अंदर जो भी रूल्स हर बार वो गवर्नमेंट अपने नए नए रूल्स लाती है उनको वो कंसल्ट करती है और लोगों को बताती है, जिसके ज़रिए से वो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उनको भेज सकें और सभी को सतर्क कर सकें। द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन दिस कमेटी शुड नॉट बी मोर देन 20। और इस कमेटी में 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, द टर्म ऑफ द ऑफिस कार्यालय का जो भी कार्य होता है उसको वो किस तरीके से संभालते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। द मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट इन द ऑफिस, अगर आपके ऑफिस में जो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मेथड के लिए तो वो सब उनको पूर्ति करनी होती है। थर्ड है द अलाउंसेस टू बी पेड टू द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी। जो भी इस एक्ट के अंतर्गत आता है कमेटी में चेयरमैन और जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनको वो किस तरीके से पे करता है वो भी सब कुछ इसमें बताया जाता है। फोर्थ है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। जो भी सरकार का फंड होता है उसको ड्रग एब्यूज़ के लिए किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे केंद्र सरकार के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है। दिस फंड शुड मीट द एक्सपेंसेस सफर्ड वाइल प्रिवेंटिंग द इलीगल ट्रैफिकिंग और यूज़ ऑफ नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। मोस्टली क्या होता है कि आपके जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए जो भी इलीगल रूप से ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर वो ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके लिए जो खर्चा आता है उसको नेशनल फंड में जाता है वो। और उसके बावजूद आपकी जो सरकार होती है उसके लिए वो हमेशा उस पर जुर्माना लगाती है और ऐसा ना होने से वो बचाती है, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंटिंग द इलीगल ट्रैफिकिंग। फिफ्थ है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो अब तक हमने पढ़ा था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, अब आता है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो कि एक नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में कैसे अपना योगदान देते हैं। ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद डेजिग्नेशन एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। जो भी ऑफिसर इसके लिए अपॉइंटेड किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं और उसकी डेजिग्नेशन वो खुद चुनती है उसके लिए कि उसके लिए क्या क्या डेजिग्नेशन होनी चाहिए। These officers act under the control and direction of the state government or any other authority or officers। और ये जो भी अपना कार्य होता है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के गाइडेंस पर ही वो उस कार्य को पूरा करते हैं। सो क्लास थैंक यू, आज आपका यहीं तक है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अगला टॉपिक आपके लिए फिर लेके आएंगे। जब तक आप इन्हें पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से हमारी जो आने वाली हर एक वीडियो होगी, अपकमिंग न्यू वीडियो होगी, वो आपको पहले ही रिमाइंडर कर दी जाएगी, जिससे कि आप टाइम पर आपको वीडियो मिल सके और आप पढ़ सकें। सो धन्यवाद।